नमस्कार दोस्तों, टाटा मोटर में डीमर्जर हो चुका है। डीमर्जर से पहले टाटा मोटर में कौन कौन से बिजनेस थे और अब हमें यानी कि इन्वेस्टर को, ट्रेडर को क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं आज के कंप्लीट एनालिसिस में टाटा मोटर के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके कोर बिजनेस सेगमेंट के बारे में। दोस्तों, बहुत अच्छी हिस्ट्री है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। वीडियो हो सकता है कि 15 से 20 मिनट तक चली जाए, लेकिन आपको इसके अंदर जो लर्निंग मिलेगी वो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। 1945 में ये एस्टेब्लिश हुई थी। सबसे पहले टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी यानी टेल्को के नाम से ये स्टार्ट हुई थी ऑटो मोबाइल और इंजीनियरिंग बिजनेस के लिए। 1954 में टेल्को ने मर्सिडीज बेंज के साथ मिलकर कमर्शियल व्हीकल की भी प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी थी। 1991 से 1998 के दौरान कंपनी ने अपना नाम टेल्को से चेंज कर दिया और टाटा मोटर रख दिया। 2004 में टाटा मोटर ने दावो कमर्शियल व्हीकल, जो साउथ कोरिया की एक बड़ी कंपनी थी, उसके साथ एक्विजिशन किया और ग्लोबल मार्केट में भी अपनी रीच बढ़ा दी, अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर दिया। और 2008 में टाटा मोटर ने जगुआर एंड लैंड रोवर, जो कि पहले फोर्ड का ही एक ब्रांड था, उसको परचेज किया और ये टाटा मोटर व्हीकल के लिए एक लैंडमाइन साबित हुआ। उसके बाद में इनकी ग्रोथ एक्सपोनेंशियली बहुत ज्यादा ग्रो कर गई। टाटा मोटर के अभी 175 देशों में कोई ना कोई आपको डीलरशिप, एक्सपोर्ट, ऑपरेशन मिल जाएगा, यानी कि 175 देशों में टाटा मोटर की रीच है। जो गुजरात में एक प्लांट है इनका, सानंद प्लांट, ये 1100 एकड़ में फैला हुआ है। दोस्तों, कि आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा प्लांट है इनका। साथ में ये यूके में, साउथ कोरिया में, थाईलैंड में, साउथ अफ्रीका में भी अपने व्हीकल ऑपरेशन को रन करते हैं। इस टाटा मोटर में ऑल ओवर ग्लोबली 81,000 से ज़्यादा एम्प्लॉई है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ा ब्रांड है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो प्रमोटर के पास 42.57%, एफआईआई के पास 17.18% और डीआई के पास 17.19% स्टॉक होल्ड कर रहे हैं। पब्लिक के पास 20.57% टाटा मोटर के शेयर है। अगर हम एफआईआई के पैटर्न की बात करें तो सितंबर 2024 यानी कि जब से इन्होंने डीमर्जर का ऐलान किया है, उसके बाद में एफआईआई ने अपनी होल्डिंग को धीरे धीरे कम किया है। सितंबर 2024 में 20.55 था और मार्च 2025 में 17.84 और अब है 17.18%। ऐसे ही पैटर्न हमें सेम देखने को मिल रहा है रिटेल में। एफआईआई ने तो इसको बेचा है और रिटेल ने खरीदा है। 17.50% सितंबर 2024 में था, 19.59% दिसंबर 2024 में और अभी 20.57% है। यानी कि एफआईआई को पहले से ही अंदाजा था कि डीमर्जर की खबर के बाद में हो सकता है कि शेयर प्राइस डंप कर जाए और पब्लिक, जो हम आम इंसान न्यूज के बेस पे चलते हैं, उनको बहुत ज्यादा गहराई से समझ नहीं होती है, इसलिए उन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है और लास्ट के एक साल में टाटा मोटर ने बहुत नुकसान भी दिया है। इस वीडियो में हम ये भी समझेंगे कि आगे इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, तो बने रही वीडियो में। अगर आपने वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर कर दीजिएगा। अब बात करते हैं फाइनेंशियली 2025 में ये टाटा मोटर के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। ये जो टाटा मोटर मर्जर से पहले टाटा मोटर था, यानी कि पर्सनल व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल, जगुआर, लैंड रोवर, ये सभी का जो कॉमन नाम था टाटा मोटर, उसी का फाइनेंशियल ईयर 2025 में मैं फाइनेंशियल हाईलाइट कर रहा हूं। रेवेन्यू था इनका लगभग 4,46,000 करोड़ रुपए, एबिटा 62,382 करोड़ रुपए। कंपनी ने डिविडेंड दिया 6 रुपए का और ईपीएस रहा लगभग 78 रुपए 80 पैसे पर शेयर का। 5 साल रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो 2020 से 2025 का ये डाटा है और हम देख सकते हैं 2020 और 21 में कोरोना की वजह से थोड़ा सा अप एंड डाउन रहा, लेकिन उसके बाद में 2022, 23, 24, 25 रेवेन्यू अपसाइड ही है, कंटिन्यू अप ही है। फंडामेंटल अगर मैं बात करूं तो 1,40,000 करोड़ मार्केट कैप वाली कंपनी है। ये अभी के करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से है, 396 के हिसाब से। मर्जर के बाद की मार्केट कैप है। ये पीई रेशो 7, आरओई 24%, सेक्टर पीई 26, एक साल का अगर हाई की बात करूं 918, एक साल का लो 376, पीबी रेशो 1.26 और डिविडेंड यील्ड है 1.5%। सेक्टर के अकॉर्डिंग कंपनी काफी कम पीई के रेशो पर ट्रेड कर रही है। दोस्तों, अपना एक चैनल और है डिविडेंड विद मुकेश वाले चैनल पर आपको डिविडेंड, बोनस, स्प्लिट यानी कि कॉर्पोरेट एक्शन से रिलेटेड वीडियो मिल जाएगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब हम बात कर रहे हैं एक जो करंट क्वार्टर चला गया है फाइनेंशियल ईयर 2026 का, उसमें कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया।
1,05,443 करोड़ रुपए का रेवेन्यू रहा और नेट प्रॉफिट एबिटा नहीं है दोस्तों, ये नेट प्रॉफिट है, 4,003 करोड़ रुपए का प्रॉफिट रहा। तो हम ये कह सकते हैं कि 2025 के इक्वल ही ये क्वार्टर चल रहा है। पीर कंपैरिजन की अगर मैं बात करूं तो मारुति सुजुकी, M&M, हिंडोई मोटर, टाटा मोटर, फोर्स मोटर, इनका अगर कंपैरिजन की बात करें तो टाटा मोटर पी रेशियो के मामले में नंबर 1 है, क्योंकि पी रेशियो इसका ही सबसे कम है और रेवेन्यू भी सबसे ज्यादा टाटा मोटर का ही है, 4,46,861 करोड़ रुपए का। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो सबसे नंबर 1 पर है। लेकिन अगर ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो ये 6 नंबर पे आते हैं और ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो इनका नंबर 8 है और मार्केट कैप के हिसाब से ये 4 नंबर कंपनी है। होल्डिंग डिटेल की अगर मैं बात करूं म्यूचुअल फंड में तो ये मिला जुला रूप देखने को हमें मिल रहा है, डिक्रीज एलोकेशन, डिक्रीज एलोकेशन, डिक्रीज। दोस्तों कहने का मतलब कुछ म्यूचुअल फंड हाउसेज अपनी एलोकेशन को डिक्रीज कर रहे हैं, यानी कि कम करते जा रहे हैं। 2 म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जिन्होंने फ्रेश बाय किया है और एक म्यूचुअल फंड ऐसा है जिन्होंने अपनी एलोकेशन को इंक्रीज किया है। तो हम ये कह सकते हैं मिला जुला रूप है। अगर हम लॉन्ग टर्म सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर में 5%, 5 साल में 11% और 3 साल में 16% की कंपाउंडेड सेल ग्रोथ दी है टाटा मोटर ने। ऐसे ही प्रॉफिट ग्रोथ 7%, 37% और 65%, यानी कि लास्ट के 3 साल में कंपनी ने धमाकेदार ही परफॉर्मेंस दी है। रिटर्न ऑन इक्विटी लास्ट के 3 साल में 30% रहा। CAGR की बात करें तो 18% और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 65% रहा। कंपनी का लास्ट का 1 साल का परफॉर्मेंस काफी वीक रहा है, लेकिन अगर हम 5 साल, 3 साल या 10 साल के इतिहास देखें तो टाटा मोटर कंपनी में कोई भी प्रॉब्लम हमें नजर नहीं आती है। इन्होंने CAGR, प्रॉफिट, इक्विटी, सेल्स सब कुछ काफी अच्छा मेंटेन किया हुआ है। प्राइस मूवमेंट की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो अगर 5 दिन की बात करें तो 3.5% और 1 साल की बात करें तो 26% तक ये टूटा हुआ है। लेकिन 5 साल में देखिए दोस्तों 4 गुना तक इन्होंने अपने प्राइस को इंक्रीज कर दिया है, यानी कि 4 गुना हो गया है 5 साल के अंदर अंदर। अब हम बात करते हैं जो मेजर न्यूज है, करंट में क्या न्यूज है दोस्तों। टाटा मोटर ने डीमर्जर की घोषणा कर दी है, यानी कि डीमर्जर हो चुका है। 14 अक्टूबर इसकी एक्स डेट थी। उसमें हुआ क्या है इसके बारे में अब हम कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। और टाटा मोटर का एक जो शेयर था वो अब 2 शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। टाटा मोटर पर्सनल व्हीकल और टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड, ये 2 अलग अलग कंपनी बन जाएगी। टाटा मोटर का जो खुद का नाम है टाटा मोटर ओनली, ये खत्म हो जाएगा। इसकी जगह लेगा टाटा मोटर पर्सनल व्हीकल या टाटा मोटर पर्सनल व्हीकल लिमिटेड। देखो दोनों में से कौन सा कन्वर्ट होता है। अब होगा क्या, जो टाटा मोटर अभी ऑलरेडी चल रहा है 396 का जो प्राइस हमें शो कर रहा है, उसके अंदर क्या क्या बिजनेस है। पहले क्या होता था, टाटा मोटर के अंदर पर्सनल व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल और जगुआर लैंड रोवर, ये तीनों ही बिजनेस एक ही कंपनी के अंदर में आते थे। और अब क्या किया है, टाटा मोटर पर्सनल व्हीकल के अंदर पर्सनल व्हीकल और JLR, ये बिजनेस एक टाटा मोटर पर्सनल व्हीकल में चले गए हैं। और टाटा मोटर जो कमर्शियल व्हीकल बनाता है उसकी एक अलग से एंटिटी बन गई है TMLCV, टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड। डीमर्जर का रेशियो क्या है, 1/1 का रेशियो है, यानी कि अगर आपके पास टाटा मोटर का 1 शेयर है तो आपको टाटा मोटर LCV का 1 शेयर मिल जाएगा। अभी तक ये लिस्ट नहीं हुआ है, अनाउंस हो चुका है कि आपको 1 शेयर मिलेगा। अनाउंस का मतलब है अभी तक लिस्ट नहीं हुआ है। तो जैसे ही लिस्ट होगा आपके डीमैट अकाउंट में ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगी, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब दोस्तों आप देख रहे होंगे कि आपके पोर्टफोलियो में 40% का लॉस दिखा रहा है। दोस्तों ये लॉस टेम्परेरी है, जब तक कि TMLCV का शेयर आपको नहीं मिल जाता, क्योंकि उसकी जो कॉस्टिंग दिखाएगा वो 0 दिखाएगा। यानी कि अगर आपके पास 100 शेयर टाटा मोटर के हैं तो आपको 100 शेयर टाटा मोटर के ऑलरेडी है और 100 शेयर TMLCV की आपकी जो इन्वेस्टेड वैल्यू है वो 0 दिखा के, और आपको अगर 300 रुपए पे भी लिस्ट होता है तो 30,000 रुपए डायरेक्ट आपके डीमेट अकाउंट में आपको शो करने लग जाएगा प्रॉफिट। तो कहने का मतलब ये लॉस टेम्परेरी है, घबराने की जरूरत नहीं है। और एक इंपॉर्टेंट बात और कहना चाहूंगा दोस्तों, अगर हमें ये कंफ्यूजन है कि जब तक TMLCV का शेयर लिस्टेड नहीं हो जाता क्या हमें टाटा मोटर का शेयर रखना जरूरी है, कंपलसरी है, क्या हम बाउंड है। नहीं दोस्तों ऐसा नहीं है। एक्स डेट जाने के बाद आप टाटा मोटर का शेयर सेल कर सकते हो।
और TMLCV का जिस रेट पे भी लिस्ट होगा वो आपको शेयर उतने ही शेयर आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे, डीमेट अकाउंट में आपको मिल जाएंगे। तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको पैसे की जरूरत है या आपको ऐसा लगता है कि टाटा मोटर पर्सनल व्हीकल का शेयर डाउन आ सकता है तो आप अपने शेयर से होल्डिंग खत्म कर सकते हो, आपके TMLCV मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बात करते हैं दोस्तों 2025 में अलग अलग डाटा मैं आपको शो कर रहा हूं। पहले मैंने आपको कंप्लीट सेगमेंट का डाटा शो किया था कि 2025 में क्या क्या हुआ था। ये जो डाटा था वो कंप्लीट टाटा मोटर का था, और अब मैं आपको जो शो करने वाला हूं वो पर्सनल व्हीकल का, कमर्शियल व्हीकल का और JLR का अलग अलग मैं आपको बताने वाला हूं कि कंपनी में क्या हुआ, ताकि हम अच्छे से समझ पाएं कि हमें आगे क्या करना है। पैसेंजर व्हीकल का जो रेवेन्यू है वो 12,543 करोड़ रुपए है 2025 में। कमर्शियल व्हीकल का जो रेवेन्यू है वो 21,485 है। और टाटा मोटर के अंदर जो बहुत ज्यादा मेजर रोल है रेवेन्यू का 29 बिलियन यूरो का, वो JLR के थ्रू आता है। यानी कि टाटा मोटर में सबसे ज्यादा बिजनेस है वो JLR का है। एबिटा की अगर हम बात करें तो पैसेंजर व्हीकल में 1.6% एबिटा मार्जिन रहा, और 9.7% का कमर्शियल व्हीकल का, और 8.5% JLR का रेवेन्यू रहा। तो अगर हम बात करें तो पैसेंजर व्हीकल का रेवेन्यू बहुत कम है और इसका मार्जिन भी काफी कम है। ये प्रॉब्लम कहां पे आ रही है दोस्तों? सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जो पर्सनल व्हीकल बिजनेस है वो काफी अंडर प्रेशर है, उसमें वॉल्यूम भी ड्रॉप है, यानी कि सेल ग्रोथ भी बहुत कम है, डिमांड भी कम है और मार्जिन भी काफी कम होते जा रहे हैं क्योंकि कंपटीशन काफी बढ़ता जा रहा है। अगर हम कमर्शियल व्हीकल की बात करें तो पर्सनल व्हीकल से कमर्शियल व्हीकल का जो मार्जिन है वो कंपैरेटिवली काफी अच्छा है और CV सेगमेंट स्ट्रॉन्ग भी है। JLR की अगर हम बात करें तो आपने सुना भी होगा कि कुछ दिन पहले उनके ऊपर एक साइबर अटैक भी हो गया था, प्रोडक्शन बंद भी हो गया था। JLR का जो लार्जेस्ट प्रॉफिट है वो काफी हाई है, 4 लाख यूनिट का उनका वॉल्यूम है, चाइना को छोड़ के है, यानी कि चाइना की सेल को छोड़ के JLR कंप्लीट 4 लाख यूनिट बेचता है हर साल। कहने का मतलब अगर हम पर्सनल व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल में कंपैरिजन करें तो कमर्शियल व्हीकल स्ट्रॉन्ग लग रहा है। दोस्तों अब हम बात करते हैं डीमर्जर के क्या क्या बेनिफिट है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि उनकी स्ट्रेटजी, उनके बिजनेस प्लान वो काफी क्लियर हो जाते हैं और वो बहुत ज्यादा फोकस कर सकते हैं एग्जीक्यूशन पे और वैल्यू क्रिएशन पे। सेपरेट अलग अलग वैल्यूएशन हमें दिखने को मिल जाएगी कि पर्सनल व्हीकल की क्या है, कमर्शियल व्हीकल की क्या है। इसमें इम्प्रूव्ड कैपिटल एंड डेप्ट मैनेजमेंट, यानी कि उनका कोई डेप्ट है या कैपिटल को मैनेज करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, बल्कि वो और ज़्यादा बेटर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी लेके आएगा और शेयर होल्डर को भी बेनिफिट मिलेगा क्योंकि उनको अलग अलग 2 सेगमेंट में काम करने का मौका मिलेगा। अब बात करते हैं इसके लॉसेज क्या है, क्या प्रॉब्लम आती है डीमर्जर में। सबसे पहले तो जैसे ही डीमर्जर की घोषणा हुई कि 1 अक्टूबर को या 14 अक्टूबर को होने वाली है, उससे पहले शेयर आप देखोगे तो 730 रुपए 740 रुपए के आसपास था और गिर के 660 रुपए बिफोर एक्स डेट आ गया था। तो यानी कि शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी डीमर्जर में आती ही आती है और इनका प्रोसेस भी काफी कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि वैल्यूएशन कैसे डिसाइड होगी, लिस्टिंग कब होगी, उसके अंदर कोई लीगल, रेगुलेटरी, ऑपरेशनल सब कुछ टाइम पे होगा या नहीं होगा। इन्वेस्टर कंफ्यूज रहते हैं। लिक्विडिटी की भी प्रॉब्लम आती है क्योंकि अगर आप देखोगे तो आपके पैसे, अगर आप टाटा मोटर के शेयर नहीं बेचते हैं तो आपके पैसे ब्लॉक ही हो गए हैं, आप उसमें कुछ नया नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने 700 रुपए का कोई शेयर खरीदा है और आपको वो अगर 400 रुपए में बेचना है तो अभी करंट में तो आपको 300 रुपए का लॉस हो गया। ये मानता हूं कि वो लॉस टेम्परेरी है, बाद में रिकवर हो जाएगा, लेकिन अभी तो आपके पोर्टफोलियो में लॉस भी शो कर रहा है। अगर आप बेचेंगे तो आपको वैल्यूएशन भी कम मिलेगी। तो कहने का मतलब इसमें इन्वेस्टर कंफ्यूज होते हैं, ये डीमर्जर का एक लॉस होता है। दोस्तों टाटा मोटर का जो ओवरऑल मार्केट कैप है वो 2,50,000 करोड़ रुपए है। डीमर्जर के बाद में एनालिस्ट के अकॉर्डिंग जो पर्सनल व्हीकल और JLR इन बिजनेस को अगर कंबाइन करते हैं तो उनकी वैल्यूएशन 1,45,000 करोड़ की वैल्यूएशन बनती है। और CV बिजनेस की अगर हम बात करें तो उसका प्राइस लगभग 260 रुपए 75 पैसे पर शेयर के हिसाब से बनता है, जो वैल्यूएशन के हिसाब से रफ आइडिया है, ये कोई फिक्स आइडिया नहीं है। अगर हम इसकी बात करें तो 400 रुपए पर टाटा मोटर का शेयर ओपन हुआ और 260 रुपए CV बिजनेस है तो हो गया 660 रुपए जो डीमर्जर से पहले का रेट है। इसमें और एनालिस्ट
जैसे कि बोफा, नुआमा, जेफरीज, वो अपनी क्या राय देते हैं, आइए आगे समझते हैं। दोस्तों, मैं फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज के लिए है। अब बात करते हैं अलग अलग डिफरेंट व्यू क्या क्या है। बोफा सिक्योरिटी ने जो पर्सनल व्हीकल का बिजनेस है उसको डाउनग्रेड बताया है, यानी कि ये शेयर अंडर परफॉर्म कर सकता है। उनका टारगेट 375 है, जो अभी 396 चल रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन उन्होंने अपने शेयर को डाउनग्रेडेड करने का मतलब है कि हमें शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा अपसाइड उनको नहीं लगती है। उनका कंसर्न क्या क्या है, उनका कंसर्न मेनली लेके है जेएलआर को लेके। उनका मतलब है कि जेएलआर में जब तक बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं होती तो ये शेयर भी ग्रो नहीं कर पाएगा, क्योंकि टीएमपीवी के अंदर ही जेएलआर का बिजनेस इंक्लूड हुआ है। नोमुरा ने जो टीएमपीवी और कमर्शियल व्हीकल दोनों को इक्वली मापा है। उनका कहना है कि दोनों के शेयर लगभग बराबर ही चलेंगे और वैल्यूएशन भी लगभग सेम है। और गोल्डमैन सैच ने कहा है कि अगर हम बात करते हैं जेएलआर बिजनेस की तो 236 रुपए जेएलआर बिजनेस का रेट उन्होंने डिसाइड किया है और 436 रुपए पर्सनल व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल में। अगर हम इसको और ज़्यादा सिंपल तरीके से करना चाहें तो 436 रुपए इन्होंने पर्सनल व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल को लिया है, तो इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं तो लगभग 218 रुपए का कमर्शियल व्हीकल और पर्सनल व्हीकल का अलग अलग प्राइस बन जाता है। और जेएलआर का अगर हम इसके अंदर जोड़ देते हैं तो लगभग 454 रुपए का ये प्राइस बन जाता है पर्सनल व्हीकल का। और टोटल वैल्यूएशन उन्होंने 700 रुपए की लगाई है। जेफरीज ने कहा है कि उनको ये लगता है कि ये बियर साइड में रह सकता है, क्योंकि उनका प्रिडिक्शन ये है कि कोशियस रहना चाहिए इन्वेस्टर को, हो सकता है कि यहाँ से और ज्यादा गिरावट आ जाए। अब हम टेक्निकल की अगर बात करें टाटा मोटर की तो RSI 38 है और स्टोकास्टिक 23, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ये भी बाय साइड ही रिकमेंड कर रहे हैं। दोस्तों, स्ट्रेंथ क्या है टाटा मोटर में, हम अगर फ्यूचर प्लान की बात करते हैं तो जो सीवी बिजनेस है वो एग्रेसिवली ग्लोबली बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हैं अपने बिजनेस को। अभी हाल ही में उन्होंने इवेको एक्विजिशन किया है, यूरोप की एक बड़ी कंपनी है, और ट्रक बिजनेस में वो अपने बिजनेस को और ज्यादा एक्सपेंड कर रहे हैं। और अगर हम पर्सनल व्हीकल आर्म की बात करें तो उसके अंदर ईवी यानी कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल के नए नए मॉडल, एसयूवी और ईवी एक्सपेंशन वो डोमेस्टिक मार्केट में यानी कि इंडिया की मार्केट में बहुत ज्यादा कर रहे हैं, तो ये शेयर में ये पॉजिटिव पॉइंट इन्होंने शो किया है। और कमर्शियल व्हीकल में इन्होंने जो ट्रक बिजनेस को बढ़ाने की बात की है वो इनका एक प्लस पॉइंट है। जेएलआर की अगर वो ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं यानी कि वो न्यू लीडरशिप करेंगे, ईवी के अंदर ट्रांजिशन करेंगे, तो जेएलआर का बिजनेस और ज्यादा ग्रो हो सकता है। डी मर्जर के बाद में इन्वेस्टर का फोकस बढ़ेगा, क्लियर वैल्यूएशन मिलेगी। गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रहे हैं ईवी बिजनेस को या ऑटो पॉलिसी को, वो बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग भी कंपनी को बेनिफिट ही मिल सकता है। अगर डीमर्जर के बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ होगी, लॉजिस्टिक डिमांड भी बूस्ट करेगा, कमर्शियल व्हीकल और ज्यादा ग्रो कर सकता है। अगर हम वीकनेस की बात करते हैं तो अभी करंट में जो आपने देखा 1 साल में टाटा मोटर का शेयर हाफ हो गया है। जो ऑल ओवर ग्लोबल डिमांड है वो स्लो डाउन है, साथ में उनका इफेक्ट जो ऑल ओवर वर्ल्ड में रिसेशन की तरफ जा रहा है, जैसे कि यूके की मार्केट, यूएस की मार्केट, वो जेएलआर को इफेक्ट कर रही है। साथ में जो यूएस में इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह का इश्यू है उस पे भी जेएलआर काफी इफेक्टेड रहता है, उसकी वजह से ही प्राइस में हमें ड्रॉप देखने को मिला है। अब बात करते हैं एग्जीक्यूशन रिस्क और वोलेटिलिटी इन इन्वेस्टर सेंटीमेंट, यानी कि जब डिमर्जर के बाद में टेक्निकल ट्रेडिंग भी एडजस्ट होगी और ये भी देखना इंपॉर्टेंट है क्या वो वेल एग्जीक्यूशन कर पाएंगे, मैनेज कर पाएंगे दो अलग अलग कंपनी में। दोस्तों, दो अलग अलग कंपनी बनाने में पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। कई बार बहुत स्मूथली बिजनेस को रन करने के लिए अलग अलग एंटिटी बनाई जाती है और इसमें कई बार इस चक्कर में ये भी हो जाता है कि दोनों ही बिजनेस को वो संभाल ना पाए, मैनेज ना कर पाए, या कर्जे को वो बहुत ज्यादा मैनेज ना कर पाए और बर्डन बढ़ जाए, डेप्ट बढ़ जाए, कर्जा बढ़ जाए। तो दोस्तों, ये कुछ रिस्क भी रहते हैं डीमर्जर के, देखना है कि फ्यूचर में ये कैसे मैनेज कर पाते हैं। अब हम बात करें कि हमें क्या करना चाहिए, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर या ट्रेडर या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए। मर्जर के बाद में जैसे ही कमर्शियल व्हीकल का शेयर लिस्ट होगा तो हमें क्लियर वैल्यूएशन मिलेगी कि हमें उस टाइम में कौन सी शेयर को ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए। और साथ में हमें ये भी देखना है कि जेएलआर में जो इशू चल रहे हैं वो रिकवर होते हैं या नहीं, और साथ में ईवी बिजनेस है वो परफॉर्मिंग अच्छा कर रहे हैं नहीं।
साथ में हमें ये भी देखना है कि जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल बिजनेस है वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। अगर वो अच्छा परफॉर्म करेंगे तो टीएमपीवी यानी कि अभी जो करंट में 396 रुपए वाला शेयर चल रहा है टाटा मोटर का, जिसका नाम टीएमपीवी हो जाएगा, वो शेयर काफी अच्छा कर सकता है। कमर्शियल व्हीकल की साइड की अगर हम बात करें तो स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड, ग्लोबल एक्सपेंशन उनके बिजनेस को और ज्यादा बढ़ा सकती है। दोनों ही बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एट परसेंट हम करंट में 1 मिनट में अगर आप ये पूछे मेरे से कि क्या करना चाहिए, तो दोस्तों हमें वेट करना चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को कंप्लीट या क्लियर पिक्चर होने के बाद ही अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी चाहिए। और वैसे भी हमने अभी सभी एनालिस्ट के विचार भी हमने देखे हैं, सभी एनालिस्ट की रिपोर्ट भी हमने पढ़ी है, तो किसी ने ऐसा नहीं कहा कि ये शेयर अभी 1 महीने में ही 2 गुना हो जाएगा या 4 गुना हो जाएगा। तो दोस्तों अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो हमें बहुत क्लियर पिक्चर में ही अपने पैसे को डालना चाहिए। जब तक कि सीवी बिजनेस लिस्ट नहीं हो जाता तब तक हमें वेट करना चाहिए, तभी हमें क्लियर पिक्चर मिलेगी। तब तक हम बहुत ज्यादा ओवर लीवरेज पोजीशन ना लें, यानी कि अपने पैसे को संभाल के रखें। थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं, लेकिन क्लियर पिक्चर हमें उसके बाद ही मिलेगी। शॉर्ट टर्म ट्रेडर को क्या करना चाहिए, वोलेटिलिटी बढ़ती रहेगी, जैसे अभी 40% उठा है, हो सकता है 8-10% और भी ज्यादा टूट जाए, तो हमें कम से कम लिस्टिंग के टाइम का वेट करना चाहिए और इनिशियल ट्रेडिंग रिएक्शन से हमें बचना चाहिए। हमें ऐसा नहीं है कि इसी को हम ट्रेडिंग बना ले, क्योंकि 396 वाला शेयर हमें ये लगता है कि शेयर सस्ता है, अभी नहीं है दोस्तों, क्योंकि जब तक पूरी पिक्चर क्लियर ना हो तब तक शेयर के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अगर आप फिर भी ट्रेडिंग करते हैं तो आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, और कम से कम इतना तो लगाना ही चाहिए कि हम ट्रेडिंग करते हुए इन्वेस्टर ना बने। ऐसा ना हो कि हम ये सोचें कि 396 वाला शेयर 410 पे बेच दूंगा और ये 300 आ जाए, तब तक हम उसको होल्ड करते रहें। तो दोस्तों हमें फायदा क्या है, प्रॉफिट हमने सोचा 14 रुपए का और लॉस हमने दे दिया 96 रुपए का, तो इसका कोई बेनिफिट नहीं है दोस्तों। तो टाटा मोटर में प्रॉब्लम किसी भी तरह की नहीं है। अगर हमारी सोच लॉन्ग टर्म है तो हमने देखा है वेल सेटल्ड कंपनी है, एक्सपेंशन कितना हाई है, कंपनी में जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी है। तो हमें लॉन्ग टर्म के लिए सोचना है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं सोचना है, और हमें वेट करना है कमर्शियल व्हीकल की लिस्टिंग तक। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट टाटा मोटर के बारे में एनालिसिस। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कैसी लगी ये वीडियो। चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कीजिएगा। अपना कीमती समय देकर ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।